हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है, बिल्कुल ही सरल भाषा में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा दो ही उद्देश्य है, मात्र दो उद्देश्य से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। पहला उद्देश्य यह कि मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करके दूंगा। दूसरा यह कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास और ये क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 है। आइए हम लोग समझते हैं कि संसाधन एवं विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग विकास का मतलब समझते हैं कि विकास का मतलब किसी चीज़ का डेवलप कर जाना, किसी चीज़ का वृद्धि कर जाना चारों ओर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं, आखिर संसाधन है क्या। क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग को पूरा पढ़ना है संसाधन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन किसको कहते हैं। तो संसाधन का क्या मतलब है, संसाधन कहते हैं किसको, इसको इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, हमारे चारों ओर हर वो वस्तु संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को किसी न किसी रूप से पूरा कर देता है। हमारे चारों ओर हर वो वस्तु संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को किसी न किसी रूप से क्या कर देता है, पूरा कर देता है, वो एक संसाधन है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, लकड़ी, ये सारा का सारा क्या है, संसाधन है। तो संसाधन क्या है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वो एक संसाधन है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, लकड़ी, ये सब क्या है, एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, हमारे चारों ओर पाया जाता है और हमारे आवश्यकता को किसी न किसी रूप से, हमारे ज़रूरत को किसी न किसी रूप से ये पूरा करता है। इसलिए कोयला, पेट्रोल, जल, लकड़ी, ये सारा का सारा क्या है, संसाधन है। और भी चीज़ संसाधन हो सकता है। ठीक, अब हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण का मतलब हुआ संसाधनों को बांटा किस प्रकार से किया। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, संसाधनों को बांटा किस प्रकार से किया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, संसाधनों को चार तरीके से बांटा गया इस चैप्टर में। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, समाप्यता के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर। और चौथा दोस्तों, विकास के स्तर के आधार पर। चौथा, विकास के स्तर के आधार पर। दोस्तों, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को बांटा किस प्रकार से गया, तो संसाधनों को चार प्रकार से बांटा गया है। एक, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, समाप्यता के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। और चौथा, विकास के स्तर के आधार पर। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, फिर विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये संसाधनों का वर्गीकरण का पहला पार्ट है। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार का मतलब होता है कि संसाधन बना किस चीज़ से है, संसाधन का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, संसाधन सजीव चीज़ से बना है या संसाधन निर्जीव चीज़ से बना है। ठीक, तो उत्पत्ति का आधार का मतलब है कि संसाधन बना किस चीज़ से, संसाधन का निर्माण किस चीज़ से हुआ, संसाधन का उत्पत्ति किस चीज़ से हुआ। अगर वो सजीव चीज़ से हुआ है, संसाधन अगर सजीव है, अगर संसाधन में जीवन पाया गया तो उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और अगर संसाधन में जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक ना, संसाधन निर्जीव वस्तु से बना है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे।
यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहते हैं? वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जीवन मतलब जान पाया जाता है, जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति, ये सारा का सारा क्या है? जैव संसाधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, इन सभी चीज़ों में क्या है? जीवन पाया जाता है, इसलिए ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन उसको कहते हैं वैसा संसाधन जिसमें जान नहीं पाया जाता, जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारा का सारा क्या है? अजैव संसाधन। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण का दूसरा प्रकार में चलते हैं। ठीक ना? दूसरा प्रकार का नाम था समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार मतलब समाप्ति के आधार पर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समाप्यता के आधार पर। देखिए दोस्तों कि संसाधनों का वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर किया गया है। इसका मतलब है कि देखिए कुछ संसाधन ऐसा है जो समाप्त हो सकता है हमारे पृथ्वी से, कुछ संसाधन ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो फिर वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जो समाप्त हो जाएगा। और वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जो समाप्त नहीं होगा। समाप्यता के आधार का मतलब हुआ कि कुछ संसाधन समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन समाप्त नहीं होते हैं। तो जो संसाधन हमारे पृथ्वी से एक समय समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? और वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे जो हमारे पृथ्वी में कभी समाप्त नहीं होगा, और समाप्त हो भी जाएगा तो तुरंत उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इसी को लेकर के संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। यानी समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। यानी समाप्यता के आधार पर संसाधनों का कितना प्रकार से वर्गीकरण? दो प्रकार से, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। देखिए कुछ संसाधन ऐसा होता है हमारे पृथ्वी में जो कभी समाप्त नहीं होगा, जिसका पूरा बहुत ज़्यादा भंडार है, उसका बहुत ज़्यादा स्टोर है। अगर वो किसी कारण बस समाप्त भी हो जाता है तो हम लोग उसको तुरंत पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा एक निश्चित समय के बाद उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे संसाधनों को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? कुछ संसाधन ऐसा होता है हमारे पृथ्वी में जिसका भंडार बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। अगर वो ख़त्म भी हो जाता है तो उसको एक निश्चित समय बाद तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे संसाधनों को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। देखिए वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं तथा एक बार प्रयोग करने बाद उन्हें निश्चित समय पर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, ठीक, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारा का सारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि जल जल को हम लोग अगर जल खत्म भी हो जाता है तो एक निश्चित समय बाद हम उस जल को प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा क्या है? शाम में सूर्य का रोशनी चल जाता है शाम में, फिर हम लोग क्या एक निश्चित समय यानी कि फिर सुबह होते ही सूर्य का रोशनी हम लोग को मिल जाता है। पवन ऊर्जा, ये सारा का सारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन का जस्ट उल्टा है अनवीकरणीय संसाधन। आइए हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आगे जानते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? देखिए हमारे पृथ्वी में कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका भंडार बहुत सीमित है, जो बहुत ही लिमिट मात्रा में है। अगर वो एक बार किसी कारणवश अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको हम तुरंत पुनः दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारा का सारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी में बहुत ही लिमिट मात्रा में है, और इसका दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आने वाले समय में इसका भंडार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और एक बार ख़त्म हो जाने के बाद इसको
हम लोग दोबारा पृथ्वी में तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तुरंत इसका उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए एक बार हम इसका डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग हो जाने के बाद उन्हें दोबारा बनाया या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उन्हें पुनः बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला, एक हम एग्जांपल समझाते। कोयला, कोयला का स्टोर तो हमारे पृथ्वी में बहुत लिमिट है। ऐसा नहीं कि इसका भंडार बहुत ज़्यादा है, बहुत लिमिट मात्रा में है और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन हो रहा है। आने वाले समय में ये क्या है, कोयला ख़त्म हो जाएगा और कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम लोग तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। इसीलिए कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ लिए कि समाप्ति के आधार पर यानी समयप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण का तीसरा प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, उस ये स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इसका मतलब क्या होता है? स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व मतलब अधिकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इसका मतलब क्या होता है? देखिए कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर निजी व्यक्ति का हक होता है, कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर सभी लोगों का हक होता है, कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर हमारे देश का हक होता है, और कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर सभी देशों का हक होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार हो। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जिस पर सभी लोगों का अधिकार हो। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जिस पर हमारे देश का सरकार का अधिकार हो। और ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जिस पर सभी देशों का अधिकार हो। यानी कि अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। तो आइए अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। अगर संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का हक होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का हक होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे वैसे संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति मतलब प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक ना, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसान का भूमि हो गया, घर हो गया, बाग बगीचा हो गया, कुआं हो गया, ये सारा का सारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि किसान का भूमि उस पर किसान का हक है। घर किसी पर्सनल व्यक्ति का घर होगा, बाग बगीचा मतलब खेत खलियान, खेत खलियान पर भी तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहता है। कुआं किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे जिस पर सभी का हक हो। अगर संसाधन पर एक व्यक्ति का हक हो तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगर संसाधन पर बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे लोगों का हक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर संसाधन पर एक व्यक्ति का हक हो तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, और अगर संसाधनों पर सभी लोगों का हक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, तालाब हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सारा का सारा क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। क्योंकि सार्वजनिक पार्क, पार्क में तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, सब लोग जाएंगे, सब लोग मनोरंजन करेंगे। पिकनिक स्थल में भी सब लोग मनोरंजन करेंगे। तालाब का भी उपयोग सब लोग करते हैं, किसी एक व्यक्ति तो करते नहीं है। खेल का मैदान में सभी बच्चे खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा जाता है प्रतिदिन, इसके अलावा किसी बच्चा को खेलने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो एक बार हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे संसाधनों पर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है।
ठीक। ऐसे संसाधनों पर किसका, समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, तालाब, खेल का मैदान, ये सारा का सारा क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, क्योंकि ऐसे संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होता है। अच्छा, अब वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जिस पर हमारे देश का सरकार का हक हो। दोस्तों, वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जिस पर हमारे देश का सरकार का अधिकार हो। तो वैसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर संसाधन पर हमारे देश का सरकार का हक हो, हमारे देश का सरकार का अधिकार हो, वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक। जैसे वन हो गया, जितना भी वन है उस पर वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। सारे खनिज पदार्थ यानी कि जितना कोयला, पेट्रोलियम ये सब है उस पर वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। जल संसाधन, जल संसाधन मतलब जितना नदी हो गया, ये क्या है, सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का हक होता है। 12 समुद्री मील, ये भी एक राष्ट्रीय संसाधन है। 12 समुद्री मील मतलब लगभग लगभग 22 किलोमीटर। ये 12 समुद्री मील क्या होता है, हम लोग तो वन के बारे में समझ रहे हैं, सारे खनिज पदार्थ के बारे में भी समझ रहे हैं, जल संसाधन के बारे में भी समझ रहे हैं। ये 12 समुद्री मील क्या होता है, जो एक राष्ट्रीय संसाधन है। 12 समुद्री मील पर देश का सरकार का अधिकार है। ये होता है क्या है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसको इंडिया का मैप से समझते हैं 12 समुद्री मील होता है क्या है। देखिए, हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है, ठीक, ये 3 और पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे तरफ हिंद महासागर है। नीचे तरफ क्या है, हिंद महासागर। ठीक। हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर इधर अरब सागर, इधर बंगाल का खाड़ी और इधर नीचे की ओर हिंद महासागर। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि 12 समुद्री मील होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार हम लोग द्रव्यमान को केजी से मापते हैं, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, केजी से, उसी प्रकार समुद्र में जो दूरी मापा जाता है उसको हम लोग समुद्री मील में मापते हैं। समुद्र में जो दूरी मापा जाता है उसको किससे मापते हैं, समुद्री मील में मापते हैं। जैसे एक समुद्री मील में होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना, 1.8 किलोमीटर। ठीक। चलिए, अब हम समझते हैं कि 12 समुद्री मील का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा देश का तट रेखा है, ये हमारा देश का क्या है, तट रेखा है। हमारे देश का तट रेखा से 12 समुद्री मील समुद्र की ओर, 12 समुद्री मील तक हमारे देश का गवर्नमेंट का हक होता है। 12 समुद्री मील तक हमारे देश का सरकार का हक होता है। ठीक। यहाँ पर पूरा हमारे देश का गवर्नमेंट का हक होता है। 12 समुद्री मील का मतलब हो गया, ठीक, लगभग लगभग 22 किलोमीटर समुद्र की ओर। लगभग लगभग कितना, हमारे तट रेखा से, ठीक ना, 22 किलोमीटर समुद्र की ओर किसका हक है, पूरा का पूरा हमारे देश का सरकार का हक है। तो जब हमारे देश का सरकार का हक है ऐसे संसाधनों पर, तो 12 समुद्री मील क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारे देश का सरकार का पूरा हक है, वो पूरा अपना निगरानी में रखता है सारा चीज़। यहाँ पर कोई अदर देश का शिप यहाँ पर बिना परमिशन का मेरा देश में नहीं घुस सकता, ना ही शिप आ सकता है, ना ही और ना ही हवाई जहाज़ इस 12 समुद्री मील वाले एरिया में आ सकता है। ठीक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक, 12 समुद्री मील समझ गए। अब समझते हैं कि 24 समुद्री, ये 200 समुद्री मील क्या होता है। ये 12 समुद्री मील हो गया। 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील, 12 समुद्री मील से लेकर के कितना, 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील मतलब हो गया 370 किलोमीटर। 200 समुद्री मील का मतलब कितना हो गया, 370 किलोमीटर लगभग। तो 12 समुद्री मील तक तो पूरा मेरा देश का सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर अदर कंट्री का शिप और हवाई जहाज प्रवेश नहीं कर सकता बिना परमिशन का हमारे देश में। लेकिन ये जो 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील वाला जो एरिया है, ठीक ना, इस पर हमारे देश का सरकार का आधा अधूरा हक है, पूरा हक नहीं है। क्या है, आधा अधूरा हक है। ठीक, इस पर आधा अधूरा हक है। उसका 200 समुद्री मील के बाद अगर कोई भी संसाधन मिलता है तो वो हमारे देश का अधिकार पर नहीं होता है, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। उस पर किसका होता है, सभी देशों का अधिकार होता है।
200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा उस पर, ठीक ना, सभी देशों का अधिकार होता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है, इंटरनेशनल लेवल का संसाधन बन जाता है। वो किसी वैसे संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, सभी देशों का अधिकार होता है। तो समझ गए दोस्तों कि 12 समुद्री मील क्या है। हमारे तट रेखा से लगभग 22 किलोमीटर दूर ये जो एरिया है 22 किलोमीटर दूर, यानी कि 12 समुद्री मील, इस पर हमारे देश का पूरा सरकार का अधिकार है, इसलिए ये एक राष्ट्रीय संसाधन है। 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील तक, ठीक ना, हमारे देश का सरकार का आधा अधूरा हक है। और 200 समुद्री मील के बाद हमारे सरकार का कोई हक नहीं है, ठीक ना। 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा उस पर सभी देशों का अधिकार होता है, इसलिए 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व यानी कि अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वन हो गया, सारे खनिज पदार्थ हो गया, जल संसाधन, 12 समुद्री मील, ठीक, ये क्या एक राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए समझिएगा। हमारे देश का सरकार को अधिकार है कि वह निजी संसाधनों को यानी कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। हमारे देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए कि एक किसान का भूमि है, वो एक व्यक्तिगत संसाधन है, और उस किसान का भूमि पर बहुत बहुमूल्य खनिज निकल गया, तो सरकार क्या करेगा? उस समय सरकार जो है उस व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण कर सकता है, यानी कि उस किसान का भूमि को, ठीक ना, अपने अंडर में ले सकता है। गवर्नमेंट उस किसान का भूमि को ले सकता है। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण का मतलब व्यक्तिगत संसाधनों को ले सकता है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। ठीक दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऐसा संसाधन है जिस पर सभी देशों का अधिकार हो, किसी एक देश का अधिकार नहीं हो, सभी देशों का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? वैसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसा अभी हम बताएं कि ये हमारे देश का दक्षिण भाग है। 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलता है वो क्या है? उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर सभी देशों का हक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, ऐसे ऐसे संगठनों का अधिकार होता है, बहुत सारे देशों का अधिकार होता है। यानी कि 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है। तो आइए दोस्तों एक बार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को हम लोग समझते हैं। क्या है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण यानी जिसका कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब यूएन हो गया, इसके बाद विश्व व्यापार संगठन हो गया, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, यानी कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग समझते हैं संसाधनों का वर्गीकरण का चौथा प्रकार, वो है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, कुछ संसाधन ऐसा है जिसका विकास हो चुका है, कुछ संसाधन ऐसा है जिसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। कुछ संसाधन हमारे पृथ्वी में ऐसा है जिसका विकास हो चुका है, और कुछ संसाधन ऐसा है जिसका विकास नहीं हुआ है। तो वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जिसका विकास हो गया है। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जिसका विकास नहीं हुआ है। तो यानी कि विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। आइए हम लोग एक एक भाग पढ़ते हैं। पहला है संभावित संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर पहला संसाधन क्या है? संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या है? देखिए, वैसा संसाधन जो किसी राज्य या किसी क्षेत्र में तो है, विद्यमान है, वहाँ पर है, लेकिन उसका उपयोग
अभी शुरू नहीं किया गया है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वैसे संसाधनों को कहते हैं संभावित संसाधन। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर पवन भी काफ़ी मात्रा में, हवा भी काफ़ी मात्रा में, और बिजली उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर सूर्य का रोशनी भी काफ़ी मात्रा में, लेकिन ऐसे संसाधनों का वहाँ पर अभी सही ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो संभावित संसाधन क्या है? यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि संभावित संसाधन कहते हैं किसको है। संभावित संसाधन उसको कहते हैं जो किसी राज्य या किसी क्षेत्र में विद्यमान तो है लेकिन उसका अभी उपयोग शुरू नहीं किया गया है। राजस्थान और गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अपार भंडार है, लेकिन वहाँ पर इसका यूज नहीं किया जा रहा है, सरकार वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए ये दोनों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा राजस्थान और गुजरात में क्या बन के रह गया? एक संभावित संसाधन बन के रह गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन उसको कहते हैं जो जिसका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जा चुका है। हमारे देश में ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहा गया जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जिसका जांच पड़ताल किया जा चुका है, उसका क्वालिटी का भी जांच पड़ताल किया गया है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और उसका मात्रा का भी जांच पड़ताल कर लिया गया है कि वो कितना मात्रा में वो संसाधन है, कम है या ज़्यादा है। तो वैसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल किया जा चुका है, उसका गुणवत्ता यानी कि उसका क्वालिटी का भी जांच पड़ताल कर लिया गया है, उसका मात्रा का भी, मात्रा यानी कि वो कितना मात्रा में है, कम है या ज़्यादा है, ये सब चीज़ का जांच पड़ताल कर लिया गया है। वैसे संसाधनों को हमारे देश में क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। ठीक है दोस्तों, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? एक विकसित संसाधन है, इसका जांच पड़ताल भी हो गया, इसका गुणवत्ता यानी क्वालिटी का भी कि अच्छा है या ख़राब है, मात्रा यानी कि ये कम है या ज़्यादा है, सब चीज़ का जांच पड़ताल कर लिया गया पेट्रोल के मामले में। इसीलिए पेट्रोल क्या है? एक विकसित संसाधन है। अब हम लोग समझते हैं भंडार। अब हम लोग क्या समझते हैं? भंडार। विकास के स्तर के आधार पर जो तीसरा प्रकार है संसाधन का, वो क्या है? भंडार। देखिए भंडार किसको कहते हैं? हमारे पृथ्वी में एक बहुत सारा ऐसा संसाधन है जो हमारे आवश्यकता, हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से वैसे संसाधनों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा संसाधन जहाँ का वहीं रह जा रहा है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि भंडार क्या है? कि हमारे पर्यावरण में हमारे चारों तरफ बहुत ऐसा संसाधन है जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से यानी प्रौद्योगिकी की वजह से हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जिसके वजह से वो संसाधन जहाँ का वहीं रह जा रहा है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे संचित कोष। क्या पढ़ेंगे? संचित कोष। देखिए संचित कोष क्या है? ये बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी के सहायता से चाहेंगे तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसा संसाधन है, बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी के सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज अभी शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में कभी उसका प्रयोग यानी कि उसका यूज होना शुरू हो जाए। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं संचित कोष। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। संचित कोष क्या है? तो देखिए हमारे पर्यावरण में बहुत सारा ऐसा संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को पूरा करेगा, और
चाहेंगे तो हम लोग उसको टेक्नोलॉजी के सहायता से उस संसाधन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसका यूज अभी शुरू नहीं हुआ, वैसे संसाधनों का यूज अभी शुरू नहीं हुआ। हो सकता है कि भविष्य में कभी जब ज़रूरत पड़े वैसे संसाधनों को पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी वैसे संसाधनों का यूज शुरू नहीं हुआ है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। देखिए, ये भंडार का ही हिस्सा है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकता है। क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर हम लोग संसाधनों को कितने भागों में पढ़े? 4 भागों में। पहला हम लोग क्या पढ़े? पहला हम लोग पढ़े, देखिए, संभावित संसाधन। पहला क्या पढ़े? संभावित संसाधन। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? विकसित संसाधन। तीसरा हम लोग क्या पढ़े? भंडार पढ़े। तीसरा हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? भंडार। और चौथा हम लोग क्या पढ़े? संचित कोष। चौथा हम लोग क्या पढ़े? संचित कोष पढ़े। ठीक। अब हम लोग जानते हैं ये पूरा संसाधनों का वर्गीकरण खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यह है सतत पोषणीय विकास। क्या है? सतत पोषणीय विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या, किसको कहते हैं, आखिर है ये क्या। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? विकास इस प्रकार से करें कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो जाए। ऐसे विकास को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि विकास इस प्रकार से कीजिए कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और वर्तमान पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ हो जाए। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जैसे एक बार हम इस सतत पोषणीय विकास को रीड करके हम बताते हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखकर संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें जिससे वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ मिलते रहे, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि आप विकास इस प्रकार से कीजिए कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? सतत पोषणीय विकास कहेंगे। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, 1992। देखिए दोस्तों, 1992 में बहुत सारे देशों ने मिल करके एक सम्मेलन रखा, एक मीटिंग रखा। इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन को क्या कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। 1992 में बहुत सारे देशों ने, लगभग 100 से भी अधिक देशों ने मिल करके एक मीटिंग रखा था। इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और ये सम्मेलन, ये वाला जो मीटिंग हुआ था, ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये सम्मेलन। इसलिए इस पूरा मीटिंग का नाम पड़ गया रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। समझ गए कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या था? 1992 में बहुत सारे देशों ने मिल करके एक मीटिंग रखा था। इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और ये मीटिंग कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसलिए इस पूरे मीटिंग का नाम रखा गया था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। आखिर जब ये मीटिंग हुआ तो इस मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा किया गया? ये मीटिंग किस उद्देश्य से रखा गया? ये मीटिंग दोस्तों पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से रखा गया था। पर्यावरण का संरक्षण के उद्देश्य से रखा गया था कि पर्यावरण को बचाया कैसे जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। इस मकसद से इस मीटिंग को रखा गया। आइए हम इस मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। यह सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मतलब होता है 100 से भी अधिक देशों के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अभी हम बताएं कि यह सम्मेलन, यह मीटिंग क्यों रखा गया था। यह मीटिंग पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित हुआ था। ये मीटिंग क्यों रखा गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए आयोजित हुआ था। और इस मीटिंग पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ इस मीटिंग पर? ठीक ना,
क्योंकि मीटिंग है तो चर्चा होगा ही, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया था इस मीटिंग पर। ठीक है दोस्तों, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एक बात आया था, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एक टॉपिक निकला था। इस टॉपिक का नाम था एजेंडा 21। इस मीटिंग का सबसे बड़ा विषय क्या था? एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 है क्या, समझिए, ठीक ना। देखिए, ये मीटिंग हुआ 1992। ये मीटिंग कब हुआ दोस्तों? 1992 में। अगर 1992 से अगर हम 8 साल जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक ना, 2000। कितना आ जाएगा? 2000, यानी 21वीं सदी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये मीटिंग हुआ 1992, और 1992 के बाद अगर हम 8 साल जोड़ देते हैं तो 2000 आ जाता है, यानी 21वीं सदी का स्टार्ट हो जाता है। तो इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा किया गया कि 21वीं सदी 8 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो 21वीं सदी में हम लोग सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से करेंगे? 21वीं सदी में हम लोग सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से करेंगे? तो 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास करने के लिए कुछ एजेंडा लाया गया, कुछ मुद्दा लाया गया, जिसको कहा गया एजेंडा 21। ठीक ना। 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास कैसे हो? क्योंकि 8 साल बाद मीटिंग हुआ था 1992 में, उसके जस्ट 8 साल बाद 21वीं सदी स्टार्ट होने वाला था। तो इस मीटिंग में ये चर्चा किया गया कि 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से हो। इसको लेकर के बहुत सारे एजेंडा लाया गया, बहुत सारे मुद्दा लाया गया, जिसको कहा गया एजेंडा 21, कि इन एजेंडों पर अगर हम काम करेंगे तो 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी एजेंडाओं को क्या कहा गया? एजेंडा 21। यहाँ पर 21 किस चीज़ को दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पर 21 दिखा रहा है 21वीं सदी को। 21 का मतलब 21वीं सदी को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, तो एक बार हम रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में एक बार हम फास्ट चर्चा करते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, यानी कि 100 से भी अधिक बड़े बड़े देश के नेताओं ने भाग लिया था। यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? यह सम्मेलन पर्यावरण को बचाने को लेकर के, यानी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन जो बढ़ जा रहा है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको लेकर के चर्चा हुआ था। इस सम्मेलन का सबसे मेन मुद्दा क्या था? एजेंडा 21। इस सम्मेलन का सबसे मेन मुद्दा क्या था? एजेंडा 21। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कि हमारे चारों ओर बहुत सारा संसाधन है। हमारे चारों ओर क्या है? बहुत सारा संसाधन है। तो संसाधनों को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे यूज हो सके, इसका बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे उपयोग हो सके, इसको लेकर के हम लोग जो पहले ही प्लानिंग करते हैं, इसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। क्योंकि हमारे पर्यावरण में बहुत सारा संसाधन है, तो इन सभी संसाधनों का सही तरीके से और अच्छा से अच्छा तरीके से कैसे उपयोग हो सके, इसको लेकर के जो हम लोग पहले से तैयारी करते हैं, पहले से जो प्लानिंग करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल से समझाएंगे कि जैसे बरसात का पानी एक संसाधन है, और इस संसाधन यानी कि बरसात का पानी का सही तरीके से उपयोग हो सके, इसको लेकर के हम लोग पहले ही ज़मीन में टैंक बना देते हैं, ताकि बरसात का पानी इस टैंक में स्टोर हो सके। इसी को तो संसाधन नियोजन कहते हैं। क्योंकि बरसात के पानी का हम लोग को सही तरीके से यूज करना था, इसको लेकर के हम लोग पहले प्लानिंग किए और टैंक बना दिए। तो इसी को तो संसाधन नियोजन कहते हैं कि संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना है, इसको लेकर के पहले से जो प्लानिंग बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। आइए एक बार हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसा उपाय या तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि ऐसा उपाय या फिर ऐसा तकनीक या फिर ऐसा योजना, प्लानिंग, जिसके द्वारा संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग, यानी कि अच्छे तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, इस संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या होता है? देखिए, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव, यानी संसाधनों का बचाव। तो हम लोग संसाधनों को बचा कब सकते हैं? तो जब संसाधनों को हम लोग सही तरीके से उपयोग करेंगे।
तभी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। अगर हम संसाधनों को सही तरीके से और बिना प्लानिंग के यूज करेंगे तो संसाधनों को हम लोग संरक्षण नहीं कर सकते, उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को न्याय संगत मतलब सही तरीके से और योजनाबद्ध का मतलब होता है प्लानिंग करके उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। क्योंकि अगर हम लोग हमारे चारों ओर जितना भी प्राकृतिक संसाधन है इसको न्याय संगत यानी कि अच्छा तरीके से यूज नहीं करेंगे और योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग करके यूज नहीं करेंगे तो हम लोग संसाधनों को किसी भी हाल में बचा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि संसाधनों का संरक्षण क्या है, तो हमारे पर्यावरण में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको न्यायसंगत तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करेंगे तो इसी को क्या कहते हैं, संसाधन का संरक्षण कहते हैं। आइए एक बार हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को न्यायसंगत और योजनाबद्ध उपयोग करना ही संसाधनों का क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि हम लोग संसाधन को बचाते क्यों हैं, संसाधन का संरक्षण क्यों करते हैं, किस मकसद से उसको बचाते हैं, संसाधनों का संरक्षण करने का क्या उद्देश्य है, क्यों बचाते हैं संसाधन को। तो संसाधन को बचाने के पीछे उद्देश्य यह है कि अगर संसाधन को बचाएंगे तो हमारे वर्तमान पीढ़ी को भी ऐसे संसाधनों का लाभ मिल सकेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी यानी कि हमारे आने वाले जो बाल बच्चा है उसको भी ऐसे संसाधनों को क्या मिल सकेगा, लाभ मिल सकेगा। अगर हम लोग संसाधन को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी भी खतरे में आ जाए और आने वाले पीढ़ी भी खतरे में आ जाए, ऐसे संसाधनों को हम लोग देख भी ना पाए। इसीलिए हम लोग संसाधनों को बचाते हैं। संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी, क्योंकि हमारे वर्तमान पीढ़ी को भी ऐसे संसाधन का लाभ मिल जाए और हमारे आने वाले पीढ़ी यानी कि हमारे वर्तमान भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी ऐसे संसाधनों का लाभ मिल जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। भू संसाधन यानी कि भारत का भूमि के बारे में जानेंगे, क्योंकि भूमि भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसमें हम लोग रहते हैं और इसका उपयोग हम लोग आर्थिक रूप से भी करते हैं। आर्थिक रूप से यानी कि पैसा कमाने के उद्देश्य से भी करते हैं। इसीलिए भूमि क्या है, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इस पर हम लोग रहते हैं और इसका उपयोग हम लोग आर्थिक रूप से भी करते हैं, यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से भी करते हैं। इसलिए भूमि क्या एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग भारत में भूमि का वितरण को जानेंगे। भारत में भूमि का वितरण को जानेंगे। भारत में भूमि का वितरण का मतलब यह हुआ कि भारत में भूमि अलग अलग टाइप से है, इसको बांटा गया है। भारत में भूमि एक जैसा नहीं है। कहीं पर कुछ भूमि पठार है, कुछ भूमि मैदान है, कुछ भूमि पर्वत है, यानी कि भारत का भूमि एक जैसा नहीं है। कहीं पर मैदान देखने को मिलता है तो कहीं पर पठार देखने को मिलता है तो कहीं पर पर्वत देखने को मिलता है। भारत का ज़मीन एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप का भूमि है। यहाँ पर पर्वत भी है, यहाँ पर मैदान भी है, यहाँ पर पठार भी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पर्वत पठार मैदान होता क्या है। अगर ज़मीन पूरी तरह से समतल हो, ज़मीन क्या हो, पूरी तरह से इस प्रकार से समतल हो तो इसको हम लोग कहते हैं मैदान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैदान। और अगर ज़मीन थोड़ा सा ऊंचा हो, थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा ऊंचा, तो इसको हम लोग कहते हैं पर्वत, इसको हम लोग कहते हैं पठार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार। और अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो तो इसको हम लोग कहते हैं पर्वत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत, जैसे हिमालय के पर्वत। ठीक है दोस्तों, अगर ज़मीन पूरी तरह से समतल हो उसको मैदान कहते हैं। अगर ज़मीन थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं पठार। और अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। यानी कि भारत में मैदान भी है, पठार भी है और कुछ भूमि क्या है, पर्वत भी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मैदान कितना % है, पठार कितना % है और पर्वत कितना % है। देखिए, भारत में टोटल जितना भी भूमि है उन भूमि में 43% मैदान है, यानी कि समतल ज़मीन है। भारत में कुल जितना भी भूमि है उसका 43% हिस्सा मैदानी क्षेत्र का यानी समतल ज़मीन का है। और समतल ज़मीन पर कृषि होता है, ठीक ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता है। क्योंकि अगर ज़मीन उबड़ खाबड़ रहेगा तो वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं ना हो सकता है, क्योंकि वैसे ज़मीन पर हम लोग जोत नहीं सकते हैं, जोतने लायक नहीं रहता वैसा ज़मीन। और उबड़ खाबड़ ज़मीन पर हम लोग फैक्ट्री भी नहीं बसा सकते हैं, उद्योग नहीं लगा सकते हैं। तो भारत का कुल भूमि में 43% भाग किसका है, 43% भाग मैदानी क्षेत्र का है। और मैदानी क्षेत्र यानी कि समतल ज़मीन। और समतल ज़मीन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं, उद्योग। उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री।
फैक्ट्री ये सब लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और भारत का कुल ज़मीन में 30% भाग पर्वत का है। 30% भाग किसका है? पर्वत का है। ठीक है दोस्तों। और भारत का कुल भूमि वितरण में, ठीक ना, 27% भाग किसका है? पठार का है। 27% भाग किसका है? पठार का है। पठार यानी कि थोड़ा सा ऊंचा जमीन। और पठार में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, वन भी पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे ऐसे चीज़ हमारे भारत के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। और पठार में वन भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। भारत में भूमि का वितरण, तो भारत का कुल ज़मीन में कुछ हिस्सा मैदानी क्षेत्र का है, कुछ हिस्सा पर्वत क्षेत्र का है, और कुछ हिस्सा किसका है? पठार क्षेत्र का है। तो भारत में कुल भूमि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो भूमि है वो है मैदानी क्षेत्र का, 43%। और मैदानी क्षेत्र में किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है मैदानी क्षेत्र? तो खेतीबाड़ी करने के लिए, उद्योग के लिए मैदानी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। और भारत का कुल भूमि में 30% भाग पर्वत का है। 30% भाग किसका है? पर्वत। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, ऐसे ऐसे पर्वत। और भारत का कुल भूमि वितरण में 27% भाग किसका है? पठार का है। पठार का मतलब थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन, थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन। ठीक। और पठार में किस चीज़ का भंडार है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन मतलब वैसा ईंधन जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और पठार में वन का भी अपार भंडार है। वन का भी क्या है? अपार भंडार है। अगर इस चार्ट से आप समझ सकते हैं तो देखिए, ये जो ब्लू कलर का है ये दिखा रहा है आपका मैदान क्षेत्र 43%। ये जो रेड कलर का है ये दिखा रहा है आपका पर्वत क्षेत्र। किसको? पर्वत क्षेत्र। ठीक ना। कितना परसेंट है? 30%। और ये जो पीला कलर का आपको दिख रहा है ये पठार को दिखा रहा है। कितना परसेंट? 27% दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे भारत में इस प्रकार से भूमि का वितरण किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1960-61 के बाद वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, कारण बताइए। यानी कि 1960-61 के बाद हमारे भारत देश का जो वन क्षेत्र है इसमें ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि नहीं देखने को मिला? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है दोस्तों। इसके पीछे बहुत सारा कारण है जिसके 1960-61 के बाद वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को नहीं मिला। इनमें से सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। 1960-61 के बाद हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इस बढ़ी हुई जनसंख्या को रहने के लिए घर की आवश्यकता हो गया, जिसके कारण से ये क्या किया कि पेड़ पौधे को काट करके घर बना लिया। इसीलिए 1960-61 के बाद से हमारे वन क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिला। उसके बाद 1960-61 के बाद वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं देखने को मिला। इसके पीछे और भी कारण है, क्योंकि रेलवे का विस्तार हुआ, नई नई सड़कें बना, नया नया नगर बस गया, नया नया बस्ती बस गया, जिसके कारण से जब इन लोग बसा, नया नया नगर, नया नया बस्ती, नया नया सड़क, नया नया रेलवे मार्ग, जब ये सब लगा तो बहुत सारे पेड़ों को अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण से 1960-61 के बाद से हम लोग को ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को नहीं मिला। इसके पीछे और भी कारण है कि 1960-61 के बाद वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुआ। इसके पीछे और कारण है, क्योंकि 1960-61 के बाद वन क्षेत्र को बहुत ज़्यादा काटा गया, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा गया, लेकिन जितना ज़्यादा काटा गया उससे कम पेड़ को लगाया गया। काटा गया ज़्यादा और लगाया गया कम, जिसके कारण से हमारे भारत में 1960-61 के बाद वन क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिला दोस्तों। 1960-61 के बाद वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं देखने को मिला। इसके पीछे और भी कारण है, क्योंकि 1960-61 के बाद नया नया उद्योग लगा, यानी कि फैक्ट्री लगा, जिसके कारण से पेड़ों को काटा गया। नया नया खनन क्षेत्र डेवलप हुआ। खनन मतलब बहुत ऐसा जगह जहाँ से खनिज निकालना शुरू हो गया, तो वैसे जगहों को पेड़ पौधे को काटा गया, जिसके कारण 1960-61 के बाद से हम लोग का देश में वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को नहीं मिला। आइए एक बार हम लोग पढ़ते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई हुई और अपेक्षाकृत नए पेड़ कम लगाया गया, यानी कटाई हुआ ज़्यादा और पेड़ लगाया गया कम। इसके कारण से 1960-61 के बाद से हमको वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को नहीं मिला। उद्योगों का विस्तार हुआ, खनन आदि के विकास के कारण वनों को उजाड़ा गया। फैक्ट्री इस सब का विस्तार हुआ दोस्तों, जिसके कारण से वनों को उजाड़ा गया। नगर, बस्ती, सड़क, रेलमार्ग, ये सब का भी विस्तार हुआ, जिसके कारण से वनों को उजाड़ा गया।
जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वनों को उजाड़ कर नए नए घर बनाए गए। यही सभी कारण हैं जिसके कारण 1960-61 के बाद से हमारे देश के वन क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये नोट में कह रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण या भूक्षरण। भूमि निम्नीकरण या फिर भूक्षरण। भूमि निम्नीकरण को ही क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि भू निम्नीकरण या फिर भूक्षरण क्या होता है। तो देखिए, दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है कि हमारे जो भूमि है, हमारा जो ज़मीन है, उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हमारे ज़मीन का, हमारे भूमि का उपजाऊ क्षमता का कमी होना, हमारे भूमि या हमारे ज़मीन के उपजाऊ क्षमता में क्या होना? कमी होना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊ क्षमता में कमी आना, उसको क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ इंसानों के हरकत के वजह से भी भूमि का उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है। प्राकृतिक कारण में जैसे मृदा अपरदन हो गया। क्या हो गया? मृदा अपरदन हो गया। और कुछ मानव की गतिविधियाँ। मानव की गतिविधियाँ मतलब जैसे मानव है कि प्लास्टिक फेंक दिया, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फेंक दिया, जिसके कारण से जिस ज़मीन पर प्लास्टिक फेंका वहाँ का ज़मीन अनुपजाऊ हो जाता, वहाँ की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती। यही सब कारणों की वजह से, ठीक ना, हमारे भूमि का उपजाऊ क्षमता में कमी हो रहा है। और हमारे भूमि का उपजाऊ क्षमता में कमी आना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक, एक बार हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ प्राकृतिक कारणों जैसे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह तक बहा करके चल जाना। तो कुछ प्राकृतिक कारणों जैसे मृदा अपरदन, मानव की गतिविधियों द्वारा भूमि अनउपजाऊ होते जा रही है, यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होते जा रहा है। इससे ही क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। इससे ही क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण। देखिए, इसमें एक शॉर्ट में लिख दिया, भूमि निम्नीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना। भूमि के उपजाऊपन में क्या आना? कमी आना। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि का उपजाऊ क्षमता में कमी क्यों आ रहा है, क्या वजह है कि भूमि का उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है भूमि का उपजाऊ क्षमता में कमी आना, ठीक ना। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। पहला कारण है वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा कारण है पशुओं की अत्यधिक चराई की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तीसरा कारण है अत्यधिक सिंचाई करने से हमारे भूमि का उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है, यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और चौथा कारण है अत्यधिक खनन के वजह से भूमि का क्या हो जा रहा है? निम्नीकरण हो जा रहा है, यानी कि अत्यधिक खनिजों को निकालने के वजह से, पृथ्वी के नीचे से अत्यधिक खनिजों को निकालने के वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि का उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है। आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि आखिर कैसे हो रहा है वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण। देखिए, जो पेड़ पौधा रहता है वो बरसात के दिनों में क्या करता है? बरसात का पानी को ज़मीन के अंदर ले जाने का काम करता है पेड़ पौधा बरसात के दिनों में क्या करता है? जो पानी गिरता है आसमान से, उस पानी को हमारे पृथ्वी के नीचे ले जाने का काम करता है। अब हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई कर देते हैं, पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं, जिसके कारण से वो छोटे छोटे पौधे को खा जाते हैं। तो पेड़ों की कटाई करने के वजह से और जानवरों द्वारा छोटे छोटे पेड़ पौधे को खा जाने की वजह से हमारे पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। और जब जिस एरिया में पेड़ पौधे ख़त्म हो जा रहे हैं, जिस एरिया में पेड़ पौधे को कटाई की जा रही है, जिस एरिया में पेड़ पौधे को पशु खा जा रहे हैं, वहाँ पर बरसात के दिनों में ज़मीन के अंदर पानी जा नहीं पा रहा, क्योंकि पेड़ पेड़ पौधा ही पानी को ज़मीन के अंदर ले जाता था। और जब ज़मीन के अंदर पानी गया नहीं तो उस ज़मीन में क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। और धीरे धीरे वो ज़मीन रेगिस्तान की तरह दिखने लगेगा, और वो ज़मीन क्या हो जाएगा? अनउपजाऊ हो जाएगा, यानी कि वो भू निम्नीकरण का शिकार हो जाएगा। यानी कि वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से भी भू निम्नीकरण हो रहा है, और पशुओं की अत्यधिक चराई की वजह से भी भू निम्नीकरण हो रहा है। और अगर हम लोग अत्यधिक सिंचाई भी करेंगे दोस्तों, तो भूमि का क्या होगा? निम्नीकरण होगा। अत्यधिक सिंचाई की वजह से भी क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण होगा। अत्यधिक खनन की वजह से भू निम्नीकरण
हो रहा है। अत्यधिक खनन का मतलब होता है कि अगर हम लोग पृथ्वी के नीचे से बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिजों को निकालते हैं, तो खनिजों को निकलने के साथ साथ बहुत सारा प्रदूषण भी फैलता है, और वो प्रदूषण क्या करता है, उस आसपास के इलाकों में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी ला देता है। यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वहाँ उस प्रदूषण की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। तो बहुत सारा कारण है दोस्तों जिसके कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। पहला कारण है पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई। दूसरा कारण है पशुओं पशुओं की अत्यधिक चराई की वजह से। तीसरा कारण है कि अगर हम लोग अत्यधिक सिंचाई करते हैं, सिंचाई का मतलब होता है कि अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में फसलों को पानी देते रहेंगे तो वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगा, और अत्यधिक खनन की वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगा, यानी भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए कि भूमि का निम्नीकरण ना हो, यानी कि भूमि का उपजाऊ क्षमता कम ना हो। तो पेड़ों की कटाई की वजह से हो रहा है भूमि का निम्नीकरण, तो पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे और ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे। अगर भूमि का निम्नीकरण पेड़ों की कटाई की वजह से हो रहा है, तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देंगे और नए नए पेड़ लगाएंगे, नए नए पेड़ पौधे को लगाएंगे, जिससे क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा, यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी नहीं आएगा। देखिए, पहला चीज़ है कि अधिक से अधिक वनारोपण और पेड़ पौधे को लगा करके भूमि के निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ काम लिखा गया दोस्तों, लेकिन होगा कम। ठीक, कम किया जा सकता है। अत्यधिक सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो हम लोग फसलों में अत्यधिक सिंचाई नहीं करेंगे, फसलों को अत्यधिक पानी नहीं देंगे, रोज़ रोज़ पानी नहीं देंगे, जितना ज़रूरत है उतना देंगे। तो सिंचाई पर हम लोग रोक लगा करके, यानी कि सिंचाई को कम करके हम लोग भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अत्यधिक पशुओं के चरने की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो हम लोग पशुओं की चराई पर रोक लगाएंगे, पशुओं को ज़्यादा हम लोग खुले क्षेत्र में नहीं चराएंगे। अगर हम लोग पशुओं की चराई पर रोक लगाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण, यानी कि भूमि का जो उपजाऊ क्षमता में कमी हो रहा है वो सुधर जाएगा। और अत्यधिक खनन की वजह से दोस्तों भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अत्यधिक खनन पर कंट्रोल करेंगे। और अत्यधिक खनन यानी कि ज़मीन के नीचे से जो हम लोग बहुमूल्य खनिजों को निकाल रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ रहा है, तो ऐसे चीज़ों पर हम लोग रोकथाम लगाएंगे, ऐसे चीज़ों पर हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं, यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता जो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम रीड करते हैं भूमि का निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, भूमि भू निम्नीकरण को कम करने का उपाय, तो अधिक से अधिक वनारोपण, पेड़ पौधे को लगाकर भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। अत्यधिक सिंचाई ना करके हम भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अत्यधिक पशु चराई पर रोक लगाकर हम भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और एक लास्ट है, अत्यधिक खनन पर नियंत्रण करके हम भू निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मृदा संसाधन। जिसका नाम क्या है, मृदा संसाधन, यानी कि अब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मिट्टी भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मिट्टी में ही हम लोग खेती करते हैं, मृदा में ही हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और मिट्टी कई जीवों का रहने का स्थान भी है, जैसे केचुआ हो गया, दीमक हो गया, और कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में ही क्या करता है, रहता है, यानी कि उसका आवास भी मिट्टी ही है। इसीलिए मिट्टी क्या, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, मृदा में ही खेतीबाड़ी होता है। मृदा कई जीवों की प्राकृतिक आवास भी है, जैसे केचुआ हो गया, दीमक हो गया, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मिट्टी। अब हम लोग जानेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। मिट्टी का निर्माण एक दो दिन में नहीं हो जाता है। मिट्टी का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है, यानी ये मिट्टी का निर्माण जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में कितना, हज़ारों वर्ष लग जाते हैं।
इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण कितना धीरे धीरे होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? हम तो समझ रहे कि चलिए 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, ये होता कैसे है? तो हम लोग आइए पढ़ेंगे कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने की वजह से होता है। जब चट्टान छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाते हैं तो चट्टानों के उस छोटे छोटे टुकड़ों से मिट्टी का निर्माण होता है। जब चट्टान देखिए यहाँ पर लिखा है, मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपघटन क्रिया से होती है। अपघटन का मतलब होता है चट्टानों के टूट फूट से होती है। और मिट्टी का निर्माण करने में 3 चीज़ का सबसे बड़ा रोल है। एक है तापमान का, एक किसका? तापमान का। दूसरा है पानी का बहाव का, और तीसरा है पवन का। तीसरा किसका है? पवन का। यानी कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से होता है। और मिट्टी के निर्माण में 3 चीज़ों का बहुत बड़ा भूमिका होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये 3 चीज़ नहीं रहेगा तो मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। पहला कौन सा चीज़ है? पहला तापमान, दूसरा है पानी का बहाव, और तीसरा क्या है? पवन। तापमान से कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, इसका क्या रोल है मिट्टी का निर्माण करने में? देखिए, जो चट्टान रहता है, तो जब बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो चट्टान फैल जाता है गर्मी के प्रभाव से। और जब तापमान कम हो जाता है, यानी कि ठंडा होता है, तो वो चट्टान क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो बार बार चट्टान का फैलना और बार बार चट्टान का सिकुड़ने से क्या होता है कि चट्टान कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होकर के टूट जाता है। और चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार तापमान जो है मिट्टी के निर्माण में मदद करता है। तापमान के वजह से, तापमान कम बेसी होने की वजह से चट्टान फैलता है, सिकुड़ता है। बार बार सिकुड़ने फैलने से चट्टान क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर हो जाने की वजह से वो चट्टान टूट जाता है और धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप ले लेता है। इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। पानी का बहाव का भी मिट्टी के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रकार देखिए, जो चट्टान का दरार होता है, उस दरार में पानी का बहाव तेज गति से आती है और उसके दरार को धीरे 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 तोड़ देता है। और जब चट्टान के दरार को पानी का बहाव जो है तोड़ देता है, तो फिर धीरे 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 क्या होता है? वो चट्टान मिट्टी का रूप ले लेता है। उसी प्रकार पवन, उसी प्रकार क्या है? पवन। पवन का भी मिट्टी के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। किस प्रकार से? जब तेज गति से हवा चलता है दोस्तों, जब तेज गति से क्या चलता है? हवा चलता है। तो तेज गति से हवा चलता है, तो चट्टानों के संपर्क में जब तेज गति वाला हवा आता है, तो चट्टानों को क्या करता है? रगड़ता है। चट्टानों को क्या करता है? रगड़ता है। धीरे 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 चट्टान क्या होता है? घिस जाता है। और घिसने की वजह से चट्टान कमज़ोर हो जाता है और वो टूटने लगता है। टूट करके किसका रूप ले लेता है? मिट्टी का रूप ले लेता है। इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? चट्टानों के टूट फूट से होता है, यानी अपघटन से होता है। चट्टान को ही हम लोग सेल कहते हैं। मिट्टी के निर्माण में किसका रोल होता है? तापमान, पानी का बहाव और पवन का, यानी हवा का। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम पढ़ते हैं। मिट्टी का निर्माण। मृदा का निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मृदा का निर्माण चट्टानों के अपघटन क्रिया से होती है, यानी टूट फूट से होती है। मिट्टी के निर्माण में कई प्राकृतिक कारणों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव और पवन। ऐसे ऐसे चीज़ों का मिट्टी के निर्माण में बहुत ज़्यादा क्या होता है? रोल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का प्रकार। भारत में मिट्टी का प्रकार। तो मिट्टी कई प्रकार का है भारत में। जो मिट्टी है हमारे देश में, जो मिट्टी है वो भी कई प्रकार के हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी के प्रकार में पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी। तीसरा है लाल तथा पीली मिट्टी। चौथा है दोस्तों लेटराइट मिट्टी। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी। और जो छठा है दोस्तों वह है क्या? वन मृदा। वो क्या है? वन मृदा। यानी कि मिट्टी को भी हम कई प्रकार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, उसके बाद काली मिट्टी के बारे में, लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में, लेटराइट मिट्टी के बारे में, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, वन मिट्टी के बारे में। एक एक मिट्टी के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। ये सारा क्या है? मिट्टी के प्रकार है। मिट्टी का क्या है? प्रकार। तो दोस्तों अब हम लोग मिट्टी के प्रकार में पहला पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे।
मिट्टी के प्रकार में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में सबसे पहला बात यह है कि जलोढ़ मृदा हमारे भारत में जितना भी मृदा पाया जाता है, जितना भी मिट्टी पाया जाता है, उन सभी मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया भी जाता है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है, उपजाऊ मिट्टी भी है। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करने में हमारे भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करने में हमारे भारत के 3 नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनमें से एक नदी है सिंधु नदी। एक कौन सा नदी है? सिंधु। ठीक, ये सिंधु नदी। दूसरा है गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र। एस फॉर सिंधु, जी फॉर गंगा, बी फॉर ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करने में 3 नदी का बहुत बड़ा रोल है। एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदी हमारे भारत में, ये तीन नदी तंत्र हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। समझिए दोस्तों, ये नदियाँ किस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं हमारे भारत में। जब ये तीनों नदियाँ, जैसे ये सिंधु नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, जब ये तीनों नदियाँ पहाड़ों से होकर के बहा करके आती है तो अपने साथ कंकड़ बालू ये सब बहा करके ले आते हैं, यानी कि इसको अवसाद कहते हैं। कंकड़ बालू को अपने साथ बहा करके लाते हैं, इसको क्या कहते हैं? अवसाद। यानी अपने साथ अवसाद बहा करके ले आते हैं पहाड़ों से होकर के। जब ये नदियाँ बह करके आती है पहाड़ों से होकर के, तो अपने साथ कंकड़ बालू ऐसे चीज़ों को ले आते हैं, यानी कि अवसाद को बहा करके ले आते हैं। और यही अवसाद ज़मीन के नीचे बैठ जाता है और बाद में यही अवसाद मिट्टी का रूप ले लेता है, जिसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखिए, ये जो भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का जो ये उत्तरी मैदान आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये भारत का पूरा उत्तरी मैदान है। ये पूरा भारत का उत्तरी मैदान, यानी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और थोड़ा बहुत झारखंड, ये सभी राज्य मिल करके भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण कर देते हैं। ठीक ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, थोड़ा बहुत राजस्थान, ठीक ना, ये सारा राज्य मिल करके भारत का कौन सा मैदान का निर्माण कर देता है? उत्तरी मैदान का निर्माण कर देता है। तो भारत का उत्तरी मैदान जो है ना, जलोढ़ मिट्टी से बना है, यानी कि ये सभी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहती है। क्योंकि यहाँ से कौन सा नदी बहती है? गंगा नदी। हालांकि पंजाब में जो है, पंजाब में अगर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है तो सिंधु नदी के वजह से पाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ये वाला एरिया में, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? यानी कि भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण कौन सा मिट्टी से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं। ये देखिए भारत का पूर्वी घाट, इसको क्या कहते हैं? भारत का पूर्वी, ठीक ना, तट, भारत का पूर्वी तट। भारत का ये कौन सा तट है? पूर्वी तट। भारत का पूर्वी तट का भी निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। भारत का पूर्वी तट का भी निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। यानी कि इस तट में भी जलोढ़ मिट्टी है। और पूर्वी तट में बहने वाली नदियाँ, खास करके इस तट में जो नदी बहती है, ठीक ना, भारत का पूर्वी तट का तो निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ ही है। खास करके भारत के पूर्वी तट में जो नदी बहती है, जैसे ये आपका जा कर के एक महानदी बहती है, एक गोदावरी, एक कृष्णा और एक कावेरी, ये 4 नदियाँ बहती हैं भारत के पूर्वी तट की ओर। तो ये चारों नदियों का मुहाना यानी कि मुहाना उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर नदी और समुद्र मिल जाता है। जिस जगह पर नदी और समुद्र मिल जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? मुहाना। उस जगह को क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? मुहाना। तो ये चारों नदियों का मुहाना, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियों का मुहाना भी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार का फसल होता है, किस प्रकार के चीज़ों का खेती किया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में धान, गन्ना और गेहूं का खेती होता है। और किस चीज़ का? गेहूं का खेती होता है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गन्ना और किस चीज़ का? गेहूं का खेती होता है। ठीक है दोस्तों,
जलोढ़ मिट्टी में बहुत सारा खनिज लवण भी पाया जाता है, जैसे पोटास हो गया, जैसे क्या हो गया, पोटास, पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, फिर चूना हो गया, फिर क्या हो गया, चूना। ऐसे ऐसे खनिज लवण जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है पुराना जलोढ़, दूसरा है नया जलोढ़। दूसरा क्या है, नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को दोस्तों, ठीक ना, बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ का खास बात यह है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें उपजाऊ क्षमता कम होता है, उसमें उपजाऊ क्षमता क्या होता है, कम होता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी में, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बांगर कह रहे हैं, पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर। इसमें उपजाऊ क्षमता कम होता है, कम होता है। और जो नया जलोढ़ मिट्टी है इसमें उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ पाया जाता है, चूना पाया जाता है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है, कंकड़ पाया जाता है, चूना पाया जाता है, जिसके कारण से इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या है, कम है। लेकिन जो नया जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, इसका उपजाऊ क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि ये महीन कणों से मिला है। यह जलोढ़ मिट्टी किससे मिलकर के बना, महीन कणों से मिलकर के बना है। तो आइए दोस्तों, एक बार हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक एक लाइन करके हम लोग पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों, ठीक ना, हिमालय का कौन सा 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक ना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से बनी। ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद, यानी कि कंकड़ पत्थर से होता है। वो कंकड़ पत्थर बाद में मिट्टी का रूप ले लेता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, भारत का जो पूर्वी तट है वो खास करके किस मिट्टी से बना है, वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। और पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सभी नदियों का मुहाना, मुहाना किसको कहते हैं, जहाँ पर समुद्र और नदी मिल जाता है, उस जगह को मुहाना कहते हैं। तो इन नदियों का मुहाना भी किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः धान, गन्ना, गेहूँ जैसे चीज़ों का खेती होता है। और जलोढ़ मिट्टी में कुछ खनिज लवण भी पाया जाता है, वो है पोटास, फास्फोरस, चुनायुक्त, और चूना भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बताएं कि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। तो जलोढ़ मिट्टी को कितना प्रकार होता है, तो जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर, जलोढ़ मिट्टी को किसके आधार पर, आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। एक पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ जो होता है वो कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें कंकड़ और चूना का कण पाया जाता है। और जो नया जलोढ़ है वो थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ होता है दोस्तों, क्योंकि ये महीन कणों से मिल करके बना होता है, बहुत महीन बारीक बारीक कणों से मिल करके बना होता है। इसलिए नया जलोढ़ क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसमें फसल का पैदावार बहुत अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को हम दिखाएं हैं। जलोढ़ मिट्टी को आप लोग देख सकते हैं। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी है। ये जो आपको पूरा एरिया जो दिख रहा है ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों अब दूसरा नंबर का जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। दूसरा नंबर का जो मिट्टी है वो कौन सा मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो काली मिट्टी के बारे में पढ़ने से पहले इसका हम फिगर दिखा देते हैं। काली मिट्टी दिखता किस प्रकार से है, देखिए काली मिट्टी इस प्रकार से दिखता है। यह है काली मिट्टी, पूरा इसमें दरार पड़ गया है। आखिर हम लोग जानेंगे कि दरार क्यों पड़ जाता है काली मिट्टी में, और सारा मिट्टी में इस प्रकार से दरार क्यों नहीं रहता। देख रहे हैं ना दरार किस प्रकार से पड़ गया है, पूरा एकदम दरार पड़ गया है। तो हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि दरार क्यों पड़ जाता है। तो आइए हम लोग काली मिट्टी के बारे में एक एक कर
के पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए, काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी का रंग क्या होता है? काला, इसीलिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा बढ़िया, सबसे अच्छा खेती किस चीज़ का होता है? कपास का खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है काली मिट्टी को, इसीलिए इसको कहा जाता है काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का जो विस्तार है, यानी कि वो हमारे देश के किन किन राज्यों में है, वो है महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है, सौराष्ट्र में भी, सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले इलाका में, मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। मालवा मतलब आपका जाकर के मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान वाले इलाका में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों से मिलकर के बना होता है दोस्तों, बहुत महीन कणों से, और इन महीन कणों को मृत्तिका कहते हैं। काली मिट्टी बहुत महीन कणों से मिलकर के बना होता है। इन महीन कणों को क्या कहते हैं? मृत्तिका। यानी कि काली मिट्टी मृत्तिका से मिलकर के बना होता है। मृत्तिका यानी कि बहुत महीन कण, जिसके कारण से काली मिट्टी नमी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि नमी को बहुत जल्दी धारण कर लेता है। नमी अपने अंदर बहुत जल्दी ये सोख लेगा। और काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा खनिज लवण भी पाया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, इस प्रकार का खनिज लवण काली मिट्टी में पाया जाता है। काली मिट्टी का सबसे खास बात यह है कि गर्मी का दिन आएगा तो काली मिट्टी में दरारें पड़ जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में। काली मिट्टी में क्या पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा दरार पड़ जाएगा गर्मी आते ही। लेकिन थोड़ा सा भी अगर पानी गिरा तो ये काली मिट्टी पूरा चिपचिपा हो जाएगा, पूरा चिपचिपा, इतना चिपचिपा हो जाएगा कि ये जोतने लायक नहीं होगा। ये क्या? ये जोतने लायक नहीं होता। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इन मृदाओं का रंग काला होता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत महीन कणों से मिलकर के बना होता है। महीन कणों को मृत्तिका कहते हैं, जिसके कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होता है, यानी कि नमी को बहुत देर तक अपने अंदर रख सकता बना करके। और काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा खनिज लवण भी पाया जाता है दोस्तों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, इस प्रकार का खनिज लवण काली मिट्टी में पाया जाता है। और काली मिट्टी का सबसे खास बात यह है कि गर्मी का दिन में काली मिट्टी में दरार पड़ जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा इसमें गीलापन आएगा या थोड़ा सा पानी आएगा ना, तो ये मिट्टी पूरा चिपचिपा हो जाएगा, जोतने लायक फिर ये ज़मीन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़े हैं, दूसरा जो है काली मिट्टी के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। तीसरा जो मिट्टी है वो कौन सा है? लाल एवं पीली मिट्टी, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये भारत के किन किन राज्यों में मिलता है, इस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार का फसल पैदा किया जाता है, और ये इस मिट्टी को लाल क्यों कहा जाता है, इस मिट्टी को पीला मिट्टी क्यों कहा जाता है, इन सभी चीज़ों का आंसर हम इस लाल एवं पीली मिट्टी को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में, क्या खास बात है इस मिट्टी का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लाल एवं पीली मिट्टी जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम भारत का, आप लोग समझिएगा, मैप बना रहे हैं। तो लाल एवं पीली मिट्टी भारत के दक्षिणी छोर में, यानी कि इस हिस्सा में पाया जाता है, और साथ ही साथ पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा में पाया जाता है। इसको कहते हैं पूर्वी हिस्सा और इसको कहते हैं दक्षिणी हिस्सा। यानी लाल एवं पीली मिट्टी भारत के दक्षिण हिस्सा में पाया जाता है और कहाँ? पूर्वी हिस्सा में पाया जाता है। साथ ही साथ गंगा नदी के दक्षिण वाले इलाकों पर मिलता है। गंगा नदी के दक्षिण, ये है गंगा नदी, और ये है इसका दक्षिण वाला इलाका। तो ऐसे इलाकों पर ये मिलता है। यानी कि गंगा नदी का दक्षिणी इलाका यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड गंगा नदी के दक्षिण में पड़ता है। साथ ही साथ लाल एवं पीली मिट्टी पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों पर मिलता है। ये है पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया जो है ये क्या है? पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों पर मिलता है।
यानी कि हम लोग समझ गए कि लाल एवं पीली मिट्टी मिलता कहाँ पर है, भारत में किन क्षेत्रों में लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। तो पहला दक्षिण भारत का दक्षिण हिस्सा और पूरब हिस्सा, ठीक ना। साथ ही साथ गंगा नदी का दक्षिण में जो राज्य पड़ती है, तो गंगा नदी का दक्षिण में जो राज्य पड़ती है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। और साथ ही साथ कहाँ पर, ये पश्चिमी घाट का पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों पर हमको लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये मिट्टी बनता कैसे है। तो इस मिट्टी को बनाने में दो चट्टानों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान और दूसरा चट्टान का नाम है रूपांतरित चट्टान। ये दोनों चट्टान जब टूटता है तब जाकर के लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल एवं पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। यानी लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण तो होता है अग्नेय और अवसादित, अग्नेय और रूपांतरित चट्टान का टूटने से बनता है लाल एवं पीली मिट्टी। और लाल एवं पीली मिट्टी देखने को कहाँ मिलेगा, जहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है वैसे क्षेत्रों में हमको लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। और लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहे का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लाल मिट्टी लाल रंग का दिखाई देता है। और जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा देखने को मिल जाए, यानी लाल मिट्टी में जब पानी सोख लिया जाता है, लाल मिट्टी जब पानी को सोख लेता है, या फिर लाल मिट्टी जब हवा के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आ जाता है, तो ये पीला दिखाई देने लगता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी दिखता कैसा है। ये देखिए लाल एवं पीली मिट्टी का पूरा चित्र जो आपको दिखा रही है, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं कौन सा, पीली मिट्टी। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, लाल दिख रहा है इस प्रकार से। पूरा तो लाल नहीं दिख रहा लेकिन लाल दिख रहा है कहीं। ये देखिए, ये यहाँ पर लाल दिख रहा है, यहाँ पर भी लाल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पीला दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में हम लोग एक एक लाइन करके पढ़ लेते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी क्या है, तो देखिए लाल एवं पीली मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। और लाल एवं पीली मिट्टी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और गंगा नदी के दक्षिण किनारा यानी कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट, ये वाला इलाका पर हमको देखने को मिलता है। लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण में किन किन चट्टानों का सबसे बड़ा योगदान है, तो लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण में आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, ये दो चट्टान जब टूटता है तब जाकर के लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और ख़ास करके लाल एवं पीली मिट्टी वहाँ पर मिलता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है, इस मिट्टी का नाम लाल मिट्टी पड़ा क्यों, क्योंकि इसमें लोहे का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से ये लाल दिखाई देता है। और यही लाल मिट्टी जब पानी को सोख लेता है तो ये किस प्रकार से दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको आशा है कि आपको लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मिट्टी के बारे में दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का क्या नाम है, लेटराइट मिट्टी। इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग तीन मिट्टी के बारे में जान चुके हैं, एक जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी और तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। अब चौथा जो है वो है लेटराइट मिट्टी। तो इसका भी खास बात जानेंगे कि लेटराइट मिट्टी भारत के किन किन इलाकों पर है, इस मिट्टी में किस प्रकार का फसल बोया जाता है, और इस प्रकार का मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और इसका कुछ खास बातें, बेसिक बेसिक बातों को हम लोग जानेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले जो लेटराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। लेटराइट शब्द कहाँ, ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। और लेटराइट मिट्टी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होता है वैसे जगहों पर हमको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर हमको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और लेटराइट मिट्टी अभी हम बताएं कि वैसे क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व होता है, यानी कि जितना भी फायदेमंद चीज़ होता है वो बह करके चल जाता है। जैसे नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ये सारा का सारा इस मिट्टी में जो पोषक तत्व है ये सारा क्या होता है, बह करके चल जाता है। क्योंकि लेटराइट मिट्टी का निर्माण वैसे क्षेत्रों पर होता है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, और बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का लेटराइट मिट्टी क्या होता है, बह करके चल जाता है, और उस मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व होता है सारा चीज़ बह करके चल जाता है। सिर्फ इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम बचता है, जिसके कारण से यह मिट्टी क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है।
और यह मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। थोड़ा सा मैप बनाते हैं इंडिया का। देखिए, ये मिट्टी पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों सटा हुआ राज्य इन क्षेत्रों में मिलता है। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे राज्यों में मिलता है। और ये मिट्टी पूर्वोत्तर राज्य मतलब ये वाला इलाका जो इस इलाके को कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ पर देखने को मिलता है लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? एक पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर। दूसरा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सॉरी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये वाला इलाकों पर, ठीक ना। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, ये वाला इलाका पर, महाराष्ट्र यहाँ पर, और पूर्वोत्तर भारत, यानी कि ये वाला भारत का ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत, यहाँ देखने को मिलता है। लाल मिट्टी लाल एवं कठोर होता है। लाल मिट्टी किस रंग का होता है? लाल एवं कठोर होता है। साथ ही साथ हम अभी बताएं कि लाल मिट्टी का निर्माण सबसे ज़्यादा गर्म वाले इलाके पर और सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले इलाकों पर इसका निर्माण होता है। और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण इस मिट्टी से जितना भी पोषक तत्व होता है सारा का सारा बह करके चल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर इस मिट्टी में खेती करना पड़ेगा तो खेती करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बारिश वाले इलाकों पर यह मिट्टी बनता है, जिसके कारण से इस मिट्टी से सारा पोषक तत्व बहा करके चल जाता है। और अगर इस मिट्टी में हमको खेती करना पड़ेगा तो हमको ऊपर से खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा। और इस मिट्टी का निर्माण घर एवं ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण। और इस मिट्टी में खास करके चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, रबड़ हो गया, काजू जैसे फसल उगाए जाते हैं। चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, काजू जैसे फसल इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। और इस मिट्टी का खास बात यह है कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लेटराइट मिट्टी मिलता है, तो इन तीनों राज्यों के लेटराइट मिट्टी में काजू का फसल लगाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो लेटराइट मिट्टी है वहाँ पर कौन सा फसल? काजू का फसल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये देखिए लेटराइट मिट्टी का फिगर अभी हम दिखा रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी दिखता है कैसे। ये देखिए, ये है लेटराइट मिट्टी, ये है लेटराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग तुरंत चर्चा करते हैं फिर से। तो लेटराइट मिट्टी, देखिए जो लेटराइट मिट्टी जो है, इसमें जो लेटराइट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। और लेटराइट मिट्टी कहाँ पर निर्माण होता है? बहुत ज़्यादा गर्म वाले इलाका पर, और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऐसे इलाकों पर लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लेटराइट मिट्टी से सारा पोषक तत्व बह करके चल जाता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ये सारा का सारा इस मिट्टी में पाए जाने वाला पोषक तत्व है जो बह करके चल जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम बचता है, जिसके कारण से ये मिट्टी लाल रंग का दिखाई देता है। और इस मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है ये मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी लाल एवं कठोर देखने को मिलता है। ये मिट्टी किस रंग का? लाल एवं कठोर होता है। और अगर इस मिट्टी में हमको खेती करना होगा तो इस मिट्टी में खेती करने के लिए हमको ऊपर से खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा। ऊपर से हमको क्या डालना पड़ेगा? खाद एवं उर्वरक। ठीक है दोस्तों, और इस मिट्टी के सहायता से हम ईंट और घर बना सकते हैं। और इस मिट्टी में खास करके चाय, कॉफ़ी, नारियल, काजू जैसे फसल उगाए जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो लेटराइट मिट्टी है, इन तीनों राज्यों के लेटराइट मिट्टी में हम काजू जैसे फसल को उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। मरुस्थलीय मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी का क्या खास बात है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब हुआ है वैसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, वहाँ पर गर्मी रहता है, वहाँ पर पानी का किल्लत देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलता है। यानी कि यह मिट्टी हमारे देश के राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों पर हमको देखने को मिलेगा मरुस्थलीय मिट्टी। और ये चारों राज्य एक दूसरे से सटा हुआ है दोस्तों।
और इस मिट्टी का क्या खास बात है? इस मिट्टी का खास बात यह है कि इस मिट्टी में रेत का मात्रा पाया जाता है, यानी कि बालू का मात्रा पाया जाएगा इस मिट्टी में। और यह मिट्टी लवणीय होता है। लवणीय का मतलब होता है कि अगर ये मिट्टी हमारे मुंह में चल जाएगा गलती से, तो ये क्या होगा कि हमको नमकीन जैसा लगेगा, नमकीन स्वाद देगा। इस मिट्टी का खास बात है। और मरुस्थलीय मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल एवं भूरा रंग का, लाल एवं भूरा रंग का दिखता है मरुस्थलीय मिट्टी। और इस मिट्टी का और एक दो खास बात यह है कि इस मिट्टी में पानी जब जाता है तो ये मिट्टी क्या करता है, उस पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। ये मिट्टी पानी को क्या कर लेता है, बहुत जल्दी सोख लेता है, जिसके कारण से इस मिट्टी में हमेशा सूखा का स्थिति बना हुआ रहता है। और इस मिट्टी में कुछ पोषक तत्व भी पाया जाता है। वो कौन कौन सा पोषक तत्व है? जैसे चूना हो गया, फास्फेट हो गया, ऐसे ऐसे पोषक तत्व मिलता है। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी देखने को मिलता है, साथ ही साथ ह्यूमस का कमी देखने को मिलता है। ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? तो जब फल फूल सब्जी का छिलका, कागज़, ऐसे चीज़ सड़ता है तब जा कर के ह्यूमस बनता है। तो इस ह्यूमस को बनाता कौन है? तो इस ह्यूमस को बनाता है बैक्टीरिया। जैसे कागज़ हो गया, फल फूल का छिलका हो गया, लकड़ी हो गया, ऐसे चीज़ को सड़ाने का काम करता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब ऐसे चीज़ों को सड़ा देता है तो ह्यूमस बनता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी रहता है कि उस गर्मी को सहन नहीं कर पाता बैक्टीरिया, जिसके कारण से चीज़ों को सड़ाने वाला बैक्टीरिया यहाँ पर रहता नहीं है। और जब वो चीज़ सड़ता नहीं है तो सड़ने के बाद ही तो ह्यूमस बनता है, जिसके कारण से गर्मी के कारण यहाँ बैक्टीरिया टिक नहीं पाता है। और बैक्टीरिया जब टिक नहीं पाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ों को सड़ा नहीं पाता, और यहाँ पर इस मिट्टी में ह्यूमस का कमी देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे क्या इस मिट्टी में खेती होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे होता है? क्या बारिश का पानी से होता है, या फिर नहर का पानी से होता है, कुआं का पानी से होता है, किस पानी से होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस मिट्टी में जो खेती होता है, अगर इस मिट्टी को खेती लायक बनाया गया है तो कैसे बनाया गया है। तो इस मिट्टी में नहर के सहायता से पानी लाया जाता है। इस मिट्टी में पानी कहाँ से लाया जाता है? नहर के सहायता से। नहर हो गया, कुआं हो गया। इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होता है, जिसके कारण से ऊपर से खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। और इस मिट्टी में, इस मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए, इस मिट्टी को खेती लायक बनाने के लिए यहाँ से एक नहर गुजरा है दोस्तों, ठीक ना। राजस्थान से एक नहर गुजरा है, ठीक। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी नहर का पानी से इस इलाके को खेती लायक बनाया गया है। इसी नहर का पानी से इस इलाकों को क्या बनाया गया? खेती लायक बनाया गया है। यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में अगर खेती करना है तो बारिश का पानी से खेती नहीं हो सकता है। यहाँ पर नहर, कुआं हो गया और इंदिरा गांधी नहर जैसी चीज़ों की सहायता से इस मिट्टी को खेती लायक बनाया गया है। ऊपर से इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होता है, जिसके कारण से ऊपर से हमको खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा, तब जा कर के खेती होगा। अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पानी गिरे तो इस मिट्टी में हम लोग कुछ फसल को उगा सकते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, दाल जैसे फसल को हम लोग क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं, अगर यहाँ पर हमको पानी मिले तब। लेकिन यहाँ पर पानी का हमेशा किल्लत देखने को मिलता है, पानी का कमी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक। हम लोग देखेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी दिखता किस प्रकार से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी दिखता है किस प्रकार से। ये देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, देखिए केवल कुछ झाड़ी दिख रहा है, केवल और केवल कुछ झाड़ी दिख रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति हमको नज़र में आया, वो बिल्कुल छोटा, ठीक। देखिए बाद बाकी देखिए ये पूरा का पूरा ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है पूरा प्लेन है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संभावना नहीं लग रहा है कि खेती बाड़ी हो सकता है। दूर दूर तक तालाब नहीं है, दूर दूर तक कुआं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झाड़ीदार और बालू वाला इलाका है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे वन मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? वन मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन मृदा के बारे में। नाम सुन के ही लग रहा होगा कि यह मिट्टी पहाड़ों और जंगलों में पाई जाती है। वन मिट्टी, इस मिट्टी का क्या नाम? वन मिट्टी, यानी कि ये मिट्टी पहाड़ों में और जंगलों में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इस मिट्टी का प्रकार पहाड़ों के वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा पहाड़ वैसा वन मिट्टी। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसा पहाड़ रहेगा वैसा वन मिट्टी देखने को मिलेगा। और वन मिट्टी का कुछ और ख़ास बात है, तो आगे हम लोग जानते हैं कि इसका क्या खास बात है। देखिए
जो नदियों के पास जो वन मिट्टी होता है, ठीक, नदियों के पास यह मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर में चढ़ते जाएंगे, ठीक ना, वन मिट्टी जो होता है थोड़ा मोटा देखने को मिलता है, यानी कि इसमें कंकड़ मिलेगा, इसमें छोटा छोटा पत्थर देखने को मिलेगा। लेकिन ये नदियों के पास ये मिट्टी किस प्रकार से रहता है, मुलायम रहता है। नदी के किनारे हो गया, नदियों के पास हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर में चढ़ते जाएंगे तो वन मिट्टी का जो क्वालिटी है ये थोड़ा मोटा होता जाता है, यानी कि इसमें कंकड़ पत्थर ये सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और हिमालय जैसे ठंडा इलाकों पर यह मिट्टी का खास बात यह है कि हिमालय जैसे ठंडे इलाकों में, ठीक ना, क्योंकि हिमालय तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ये एक ठंडा इलाका है, तो हिमालय जैसा ठंडे इलाकों में ये मिट्टी बहुत जल्दी कटती है, यानी कि ये मिट्टी बहुत जल्दी वहाँ पर बहता है, जिसके कारण से इसमें पोषक तत्व कम मिलता है। क्योंकि जब मिट्टी बहा करके चल जाएगी तो उस मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व रहेगा वो भी तो बहा करके चल जाएगा। तो हिमालय जैसे ठंडे इलाकों में ये मिट्टी कटते रहती है, इसका मतलब है कि कट करके बहते रहती है, जिसके कारण से हिमालय जैसे इलाकों पर जो वन मिट्टी है उसमें पोषक तत्व क्या रहता है, कम होता है। लेकिन ये मिट्टी कुछ जगहों पर इकट्ठा होते रहती है, जैसे नदियों के किनारे हो गया, झरना हो गया, पानी के तेज बहाव वाले इलाकों में ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है। यानी कि कुछ जगह से ये कटते रहता है और कुछ जगहों पर जाकर के ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होता है। कहाँ से कटता है, हिमालय जैसे ठंडे इलाकों से ये मिट्टी कटते रहती है। और नदियों के किनारे झरना झरना हो गया, पानी के तेज बहाव वाले इलाकों में ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है दोस्तों। तो हम लोग वन मिट्टी के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वन मिट्टी क्या होता है। तो वन मिट्टी ये पहाड़ों और जंगलों में पाई जाती है। ये मिट्टी पहाड़ों के वातावरण पर निर्भर करता है। और वन मिट्टी नदियों के पास मुलायम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों के ऊपर में चढ़ते जाएंगे ये मिट्टी का क्वालिटी में थोड़ा मोटापन आते जाता है, यानी कंकड़ ये सब मिलते जाएगा। और हिमालय जैसे ठंडे इलाके में ये मिट्टी कटते रहती है, यानी कट के बहते रहती है, जिसके कारण से हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों पर जो वन मिट्टी है उसमें पोषक तत्व कम मिलता है। लेकिन ये मिट्टी कुछ जगहों पर इकट्ठा होता है। कहाँ पर, नदियों के किनारे हो गया, झरना हो गया, पानी के तेज बहाव वाला इलाका हो गया, ऐसे जगहों पर ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है। आइए हम लोग दिखाते हैं कि वन मिट्टी दिखता किस तरह है। यह देखिए वन मिट्टी, ये जो नीचे आपको दिख रहा है पूरा, ठीक ना, ये क्या है, ये सारा का सारा वन मिट्टी है। वन मिट्टी, ये वन मिट्टी है, ये वन मिट्टी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मृदा अपरदन किसको कहते हैं। मृदा अपरदन है क्या, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये टॉपिक हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है मृदा अपरदन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी बोर्ड को ले लो, सीबीएसई बोर्ड हो जाए, झारखंड बोर्ड हो जाए, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो जाए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान लगा करके सुनिएगा जो हम बता रहे हैं कि मिट्टी अपरदन किसको कहते हैं, मृदा का अपरदन किसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तेज पानी का तेज बहाव क्या करता है, इस प्रकार से पानी बह करके आ रही है, ये मिट्टी को क्या करता है, यहाँ का मिट्टी को बहा करके यहाँ ले आता है। इसी को मिट्टी का अपरदन कैसे कहते हैं, इसी को मृदा का क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। यही काम हवा भी करता है। तेज बह रही हवा क्या करता है, एक स्थान का मिट्टी को उड़ा करके दूसरा जगह ले जाता है, यहाँ का मिट्टी को उड़ा करके यहाँ ले आया। इसी को कहते हैं मिट्टी का अपरदन, यानी कि एक स्थान का मिट्टी हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा बह करके दूसरे स्थान तक चल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मिट्टी का अपरदन कहते हैं। यानी कि मिट्टी का अपरदन क्या है, तो हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या किसी भी चीज़ के सहायता से या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा, खास करके हवा और पानी के द्वारा मिट्टी का कट करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाना क्या कहलाता है, मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मृदा का अपरदन क्या है, तो एक बार हम लोग फिर से जानते हैं कि मृदा का अपरदन कहते हैं किसको। मिट्टी के कटाव और उसके बहने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन किसके वजह से होता है, तो बहते हुए जल के वजह से, बहते हुए हवा के वजह से, हिम नदी के द्वारा। हिम नदी यानी कि ऐसा नदी, बर्फ़ का नदी को कहते हैं हिम नदी।
बर्फ़ का नदी भी क्या करता है, एक जगह की मिट्टी को बहा करके दूसरी जगह पर ले जाता है, काटते हुए ले जाता है। तो ये बहता हुआ जल हो गया, बहता हुआ हवा हो गया, हिम नदी द्वारा क्या करता है, मिट्टी का अपरदन किया जाता है। और मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वर्षा वाले इलाकों पर देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर हमेशा पानी बहते रहेगा, और जब हमेशा पानी बहते रहेगा तो एक जगह का मिट्टी दूसरी जगह कट कट करके जाते रहेगा। तो जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर मिट्टी का अपरदन ज़्यादा देखने को मिलता है, और पर्वतीय भागों पर मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। पर्वतीय भाग यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जब पानी गिरेगा तो इस पर्वत का जो मिट्टी है वो बह करके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ का मिट्टी बह करके यहाँ आ गया, किसके द्वारा आया, पानी के द्वारा आया। तो इसी को कहते हैं मिट्टी का अपरदन। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और पर्वतीय भागों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं, एक फिगर दिखाते हैं मिट्टी अपरदन का। आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि मिट्टी का अपरदन कहते हैं किसको। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए मिट्टी का लेवल ये है। पहले ये मिट्टी इस लेवल का था, इतना भरा हुआ था मिट्टी, लेकिन क्या हुआ कि इधर से बहुत तेज पानी का बहाव था। पानी का बहाव इस प्रकार से था, और ये पानी का बहाव जिसके कारण से इस बहाव के द्वारा मिट्टी बह करके आगे चल गया, यानी कि यहाँ का मिट्टी, इस क्षेत्र का मिट्टी बह करके कहीं और चल गया। इसी को तो कहते हैं मिट्टी का अपरदन। और किसके द्वारा ये अपरदन हुआ, आप लोग बताइए, किसके द्वारा हुआ, ये पानी के द्वारा हुआ। ये मिट्टी का अपरदन किसके द्वारा हुआ, पानी के द्वारा हुआ। यहाँ का मिट्टी कट करके कहीं और चल गया, किसके द्वारा हुआ, पानी के द्वारा हुआ। यह है मिट्टी अपरदन का फिगर। तो आप लोग फिगर देख करके समझ सकते हैं कि मिट्टी का अपरदन किसको कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जाने हैं कि अगर मिट्टी का अपरदन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी बह करके चल जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रोका जा सकता है, हम लोग कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, मिट्टी का अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि एक जगह का मिट्टी बह करके दूसरा जगह चल जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो मिट्टी का जो अपरदन होता है, ये बहुत बड़ा क्या नुकसान है हमारे लिए। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसको रोकने का बहुत सारा तरीका है। मिट्टी का अपरदन को रोकने का बहुत सारा तरीका है। इनमें से कुछ तरीका ये है कि मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए अत्यधिक पशु चराई पर रोक लगाना चाहिए। यानी कि जो पशु बहुत ज़्यादा चरता है उस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो छोटा छोटा पशु क्या करता है, घास होता है उसको खाता है, छोटा छोटा जो घास होता है उसको खाता है, छोटा छोटा जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो सब खा जाता है पशु। और ये छोटा छोटा घास क्या करता है कि इसका जो जड़ है, इस छोटा छोटा घास का जो जड़ है, ये मिट्टी को पकड़ करके रखता है। मिट्टी को क्या करता है, पकड़ करके रखता है। अब मान के चलिए कि पशु आया और पशु इस घास को खा गया जड़ सहित, तो क्या होगा, इस मिट्टी को पकड़ने वाला कोई रहा नहीं। जब घास था तो मिट्टी को पकड़ करके था, और जब पशु उस घास को खा गया तो अब उस मिट्टी को पकड़ने वाला कोई है नहीं। अब क्या होगा कि कभी भी बारिश होगा तो बहता हुआ पानी यहाँ का मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। क्यों, क्योंकि उस मिट्टी को पकड़ने वाला घास को कौन खा गया, पशु खा गया। मिट्टी का जो घास का जो जड़ है, ठीक ना, वो मिट्टी को पकड़ करके रखता है। अब उस घास को खा गया पशु, तो वहाँ का मिट्टी पानी के साथ तो बह जाएगा ना, और वहाँ का क्या होगा, मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए अत्यधिक पशु चराई पर हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और मिट्टी का अपरदन को रोकने का अन्य तरीका है। मिट्टी का अपरदन को अगर रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ होता है, इसका जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ करके रखता है। जब बारिश आएगा तो क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ से बारिश का पानी बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, तो क्या होगा कि इस पेड़ के आसपास वाला जो मिट्टी है इसको काट करके नहीं ले जाएगा ये बारिश का पानी। क्यों, क्योंकि इस मिट्टी को पकड़ करके रखा हुआ कौन, पेड़ का जड़। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का अपरदन को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सकता है। यानी कि मिट्टी का अपरदन को रोकने का अभी तक हम दो तरीका बताए हैं। पहला तरीका है कि पशुओं की चराई पर रोक लगाना चाहिए, और दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या को लगाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए।
और मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बांध बनाना चाहिए। मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हमको क्या बनाना चाहिए? बांध। यानी कि मान के चलिए कि एक पर्वत है, ये क्या है? पर्वत। यहाँ इस पर्वत में पानी गिरेगा तो यहाँ का मिट्टी तो बहा करके नीचे आ जाएगा ना। इस पर्वत का मिट्टी बहा करके कहाँ जाएगा? नीचे, और बहा करके चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डैम बना देंगे, बांध, बांध का मतलब क्या होता है? डैम। अगर हम लोग सीमेंटेड डैम बना देंगे इस पर्वत के नीचे, तो क्या होगा कि यहाँ का मिट्टी बहा करके आएगा, और मिट्टी जो बहा करके आएगा इस डैम में रुक जाएगा। पानी तो निकल जाएगा, क्योंकि पानी को आज तक कोई रोक पाया है? कोई नहीं रोक पाया है। बहता हुआ जल को कोई रोक नहीं पाया आज तक। तो मिट्टी तो रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा कि पानी आगे बह जाएगा। तो हमको मेन मकसद है मेरे मिट्टी को रोकना है। तो पर्वतीय इलाकों पर क्या करेंगे हम लोग? डैम बना करके मिट्टी का अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का अपरदन को रोकने का और भी तरीका है। मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए हम लोग सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती करने से मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेती को ही सोपानी खेती कहते हैं। अब देखिए सोपानी खेती होता क्या है, समझिए। जैसे ये एक पर्वत है, ये क्या है? पर्वत है। तो इस पर्वत में क्या होता है कि यहाँ पर एक खेत बनाया गया, फिर इसके नीचे एक खेत बनाया गया, फिर इसके नीचे एक खेत बनाया गया। इस प्रकार से जब खेती होता है तो इसको कहते हैं सोपानी खेती। इसको क्या कहते हैं? सोपानी खेती। यानी एक पर्वत रहेगा और इसी पर्वत में क्या होगा, एक खेत के नीचे दूसरा खेत, दूसरा खेत के नीचे तीसरा खेत, इस प्रकार से खेती किया जाता है। तो इसी खेती को क्या कहते हैं? सोपानी खेती कहते हैं। और ये सोपानी खेती जो सीढ़ीदार खेती है, ये हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। इस प्रकार की खेती करके मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो समझिए, अगर हम लोग सोपानी खेती करते हैं, ये एक खेत हो गया, दूसरा खेत ये हो गया, तीसरा खेत ये हो गया, तो क्या होगा कि बरसात के दिन में जो पानी यहाँ पर गिरेगा वो पानी मिट्टी को बहा करके ले आएगा। तो वो मिट्टी क्या इस खेत में रुक जाएगा। अगर इस खेत के बाद मिट्टी आगे बढ़ गया तो इस खेत में रुक जाएगा, और इस खेत के बाद भी मिट्टी थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो अंतिम इस खेत में तो रुक ही जाएगा। तो सोपानी खेती करने से क्या होगा कि मिट्टी का अपरदन को रोका जा सकता है। और मिट्टी का अपरदन को अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? झाड़ीदार पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि वो झाड़ीदार पेड़ पौधा ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक ना, ज़्यादा एरिया को ज़मीन में, क्योंकि ये ज़मीन में फैल जाता है। ये झाड़ीदार पेड़ पौधा जितना दूर तक फैलेगा उस उतना दूर तक का मिट्टी को ये बहने नहीं देगा। इसीलिए हमको मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? झाड़ीदार पेड़ पौधा को लगाना चाहिए। इससे मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मिट्टी का अपरदन को रोकने का एक क्या क्या तरीका, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए पहला तरीका अत्यधिक पशु चराई पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा तरीका है काफ़ी मात्रा में पेड़ को लगाना चाहिए। तीसरा तरीका यह है कि पहाड़ी इलाकों पर हम लोग को क्या बनाना चाहिए? डैम बनाना चाहिए। चौथा तरीका क्या है? तो चौथा तरीका यह है कि सोपानी खेती करना चाहिए। सोपानी खेती को ही क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेती कहते हैं। ये भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और अगर हमको मिट्टी का अपरदन को रोकना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ीदार पेड़ पौधा को लगाना चाहिए, तब जा करके मिट्टी का अपरदन को हम लोग रोक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अवनालिकाएँ। अवनालिकाएँ किसको कहते हैं? अवनालिकाएँ होता क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि अवनालिकाएँ कहते किसको हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बहता हुआ जल है, बहता हुआ क्या है? जल है, वो महीन कण वाले मिट्टी को काटते हुए एक रास्ता बना देता है, गहरी रास्ता बना देता है, यानी कि काफ़ी गड्ढा वाला रास्ता बना देता है। ठीक ना, इसको कहते हैं अवनालिकाएँ। बहता हुआ जल क्या करता है? बहता हुआ जल जो महीन कण वाला मिट्टी है उसको काटते हुए एक गहरी वाहिका बना देता है, यानी कि एक गड्ढा सा रास्ता बना देता है। इसी रास्ते को क्या कहते हैं? अवनालिका कहते हैं। और ऐसा भूमि जोतने लायक नहीं रह जाता है, ऐसा भूमि जोतने लायक नहीं रह जाता, जिसको क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। लेकिन जो चंबल नदी के किनारे ऐसा जो भूमि है इसको खड्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? खड्ड कहा जाता है। जैसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं अवनालिकाएँ किसको कहते हैं। जो बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल है, ये क्या किया? महीन कण वाले मिट्टी को काट करके क्या बना दिया? गहरी वाहिका, यानी कि थोड़ा गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। गहरी वाहिका है मतलब थोड़ा सा गड्ढा वाला रास्ता बना दिया, आप लोग देख सकते हैं।
ये थोड़ा सा क्या कर दिया है, गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। ये बहता हुआ जल महीन मिट्टी के कण को काट करके एक गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। इसी रास्ते को क्या कहा जाता, अवनालिका कहा जाता। और ये ज़मीन जोतने लायक अब नहीं रह गया, इसमें हल नहीं चल सकता है, ठीक ना। अब ऐसे भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्खात भूमि। लेकिन चंबल नदी के आसपास वाले इलाकों पर ऐसा जो भूमि है, इसको कहा जाता है खड। इसको क्या कहा जाता है, खड कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है दोस्तों, तो अवनालिका क्या होता है समझ गए कि अवनालिका कि बहता हुआ जल महीन मिट्टी के कण को काटते हुए गहरी नाली बना देता है, यानी कि गड्ढा सा एक रास्ता बना देता है। ऐसे रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रास्ते को कहा जाता है अवनालिका है। और ऐसा जो ज़मीन है वो अब जोतने लायक नहीं रह जाता, बर्बाद हो जाता है, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। लेकिन चंबल नदी कहाँ पड़ता है, राजस्थान वाले इलाकों पर चंबल नदी बहती है, ठीक ना। तो चंबल नदी के आसपास जो ऐसा भूमि है, इस प्रकार सब भूमि जो है चंबल नदी के किनारे, ठीक ना, उसको खड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं लास्ट का 2 पॉइंट बच गया, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी हम बताएं कि उत्तराखंड में जो सोपानी खेती होता है, सीढ़ीदार खेती होता है, कहाँ पर होता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है सोपानी खेती। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई करना। भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता का कमी हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो पंजाब में अगर ज़मीन का उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है तो वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।